महाराष्ट्र सरकार की नई हाउसिंग पॉलिसी आने जा रही है। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में नई हाउसिंग पॉलिसी का ऐलान हुआ है। क्या है इस पॉलिसी में खास, बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता उदय जाधव। बताएं उद्धव, डिटेल क्या है ये महाराष्ट्र की पॉलिसी का। मनोज जी, आज कैबिनेट मीटिंग थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की और उस कैबिनेट मीटिंग में एक बहुत बड़ा डिसीजन जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आज लिया है। महाराष्ट्र की नई हाउसिंग पॉलिसी का जो है घोषणा जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आज की है। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो आम आदमी जो है उसको फोकस किया गया है और आम आदमी को कैसे उसका अपना खुद का घर मिले, इस आधार पर ये पॉलिसी जो है बनाई गई है। मेरा घर मेरा अधिकार, ये टैगलाइन इसको दिया गया है और उस टैगलाइन के अंतर्गत शाश्वत, सुरक्षित और पर्यावरण के लिए एक पूरक जो है एक घरकुल जो है वो बनना चाहिए। और करीब जो टारगेट किया है 2030 तक 35 लाख घरों का निर्माण जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट करने वाला है अलग अलग एजेंसियों के मार्फत। और इस 35 लाख घरों के लिए करीब हम देखते हैं कि 70,000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है खर्चा करने वाली है। और नहीं ये सिर्फ 35 लाख घरों की बात है, उसके आगे भी आगे की 10 सालों में करीब और 50 लाख घर जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट निर्माण करेगी, ऐसी बात जो है गवर्नमेंट के सोर्सेस ने बताई है। ताकि एक बहुत बड़ा स्केल पर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो हाउसिंग पॉलिसी जो है इसकी जो इम्प्लीमेंट जो करने जा रही है। और यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ा जो बेस है वो है अफोर्डेबल जो होम होने वाले वो होने वाले, क्योंकि हम देखते हैं कि मुंबई और मुंबई एमएमआर रीजन में अब घरों की कीमतें जो आसमान छू रही है और इस बात में जो है आम इंसान जो है घर नहीं ले पा रहा है। और इसी को कोई मतलब एक जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने वो बात पकड़ ली है और कहा है कि वो एक आम इंसान जो है वो मुंबई में अपना घर खरीद सकता है और मुंबई एमएमआर रीजन में वो अपनी घर जो है बना सकता है, अपने फैमिली के साथ वो रह सकता है। इसलिए उसको कम से कम कीमत में उसको घर जो है मिल पाएगा। और इसलिए एक जो बड़ी जो एजेंसी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, जैसे कि माडा हो गई, सिडको होगी, महाप्रीत होगी, एमएमआरडीए है, एमएसआरडीसी है, इनके अंतर्गत ये जो हाउसिंग पॉलिसी का इम्प्लीमेंट जो है वो करने वाले हैं। ताकि आने वाले 5 सालों में मुंबई और एमएमआर रीजन में और महाराष्ट्र में कई शहरों में 35 लाख घरों का निर्माण महाराष्ट्र गवर्नमेंट करने वाला है। इससे जो आम आदमी है उसको बहुत बड़ी राहत जो है मिलने वाली है। उसको कम कीमत में जो एक अफोर्डेबल होम बोलते हैं हम, वो उसको लिए उपलब्ध होने वाला है। जी, तो हाउसिंग सेक्टर के लिए भी बहुत बड़ी खबर और लोगों के लिए भी बहुत बड़ी खबर। और महाराष्ट्र में जो ये इंफ्रा पुश मिल रहा है इसका इकोनॉमी पर भी बड़ा असर होगा। उदय, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और इस योजना को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्या कहते हैं, जरा ये भी सुन लेते हैं। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी लाने का भी विचार इसमें किया हुआ है। ग्रामीण, शहरी सभी प्रकार के हाउसिंग की नीड्स को ध्यान में रखते हुए इस धोरण को, इस पॉलिसी को तैयार किया गया है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि 2007 के बाद एक बहुत ही डायनामिक इस प्रकार की हाउसिंग पॉलिसी आज मंत्रिमंडल ने तैयार की है। इधर कोर सेक्टर ग्रोथ को बड़ा झटका लगा है। अप्रैल में 8 कोर सेक्टर की ग्रोथ 8 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। अप्रैल में 8 कोर सेक्टर ग्रोथ 4.6% से घटकर 0.5% 0.5% पर आ गई है। इस दौरान क्रूड ऑयल प्रोडक्शन -1.9% से घटकर -2.8% हो गई है। रिफाइनरी प्रोडक्शन 0.2% से घटकर -4.5% हो गया है। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन भी 8.8% से घटकर -4.2%। स्टील प्रोडक्शन 9.3% से घटकर 3% पर आ गया है। सीमेंट प्रोडक्शन 12.2% से घटकर 6.7% पर आ गया है। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन 7.5% से घटकर 1% पर आ गया है। और अब बात करते हैं आज के बाजार की। आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन था और बाजार में आज बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी के गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 873 पॉइंट गिरा है। निफ्टी 262 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में भी करीब 1% की गिरावट देखने को मिली है। और कहाँ स्टॉक्स में तेजी दिखी, कहाँ प्रेशर रहा, बता रही हैं कंचन नौटियाल।
तो डेफिनेटली हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बाजार के अंदर हमें एक मेजर सेल ऑफ देखने को मिला है। चाहे आप मेजर इंडाइसेस की बात कर लीजिए या फिर आप बाकी के सेक्टर्स की बात कर लीजिए, डेफिनेटली एक पेन तो बना हुआ था। लेकिन देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में हमें किस तरीके का देखने को मिला। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर। नो डाउट आज मेटल शेयर में ग्लोबल न्यूज के चलते एक रौनक देखी गई थी। हिंडाल्को, टाटा स्टील, ओएनजीसी और कोल इंडिया 4 ऐसे स्टॉक है जहां पे हमें सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है निफ्टी 50 के अंदर। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो मारुति में करीब 3% का डाउनसाइड, बजाज ऑटो 3.5%, हीरो मोटोकॉर्प 3.5% और इटर्नल यानी कि जोमेटो भी आज भारी गिरावट के साथ बंद हुआ है। ऑटो पैक में ही एक प्रेशर बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है आज के सत्र में। अगर इस टाइम पे मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो यूनियन बैंक में एक हमें स्लाइट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, 1% का, नायका 1.5% करीबन, सेल के अंदर 0.5% और अशोक लेलैंड भी करीब 0.5% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ है। गिरने वालों की बात करी जाए तो एबीएफआरएल में करीबन 3% का डाउनसाइड देखा गया है। रेलवे स्टॉक जहां पे हमें पिछले कुछ सत्र से एक तेजी देखने को मिल रही थी, आज यहां पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है। करीबन 4% का डाउनसाइड यहां पे देखने को मिला है। एस्ट्रल यहां पे बात करी जाए तो यहां पे भी 4% की कमजोरी है। नतीजे इसके आने वाले हैं कल और नतीजों से पहले ये रिएक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम कोचीन शिपयार्ड की बात करें या बाकी के डिफेंस सेक्टर की भी बात करें तो प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली यहां पे देखने को मिली है। ओवरऑल आज बाजार में पेन रहा है। चौथी तिमाही के नतीजों के बाद रेस्टोरेंट ब्रांड्स में अच्छी तेजी देखने को मिली है। कंपनीज का घाटा कम होने के साथ साथ रेवेन्यू और एबिटा में भी बढ़त देखी गई है। साथ ही अब ब्रोकरेजेस भी इस पर बुलिश दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये है कि अगर बर्गर से जुड़े QSR पर दाव लगाना है तो कौन सी कंपनी बेहतर है। CNBC TV 18 के हमारे सहयोगी मंगलम मालू बता रहे हैं कि कौन है बर्गर किंग। मैं आपको नंबर्स के बारे में बता देता हूं। दोनों के नंबर्स आ गए हैं चौथे क्वार्टर्स के, और अगर आप बर्गर किंग का इंडिया बिजनेस देखें तो करीब 500 करोड़ रेवेन्यू किया है। वेस्ट लाइफ फूड जो साउथ और वेस्ट में मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट्स चलाता है, उनका रेवेन्यू 600 करोड़ है। थोड़ा ज़्यादा है वेस्ट लाइफ का मैकडॉनल्ड्स का बर्गर किंग से, पर अगर आप एबिटा देखें तो इस बार बर्गर किंग का एबिटा कम रेवेन्यू पे ऑलमोस्ट सिमिलर आया है। 70-75 करोड़ के आसपास दोनों का जो है एबिटा है। तो इस लिहाज से बर्गर किंग के इंडिया बिजनेस के मार्जिन्स काफ़ी बेटर हुए हैं वेस्ट लाइफ से। 12.8% वेस्ट लाइफ का, बर्गर किंग 15.3%। अगर आप और भी इंटरनल्स देखें तो बर्गर किंग के टोटल रेस्टोरेंट्स देश में 513 हैं। वेस्ट लाइफ फूड के साउथ और वेस्ट में सिर्फ 438 मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट्स हैं। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी बर्गर किंग का काफ़ी बेटर था इस बार, 5.1%, वेस्ट लाइफ फूड का 0.7%। बट मोर इंपॉर्टेंटली आपको अगर पूरे साल का भी देखना है तो बर्गर किंग इस साल इंडिया और इंडोनेशिया बिजनेस को मिलाकर 2500 करोड़ रेवेन्यू किया है। उसने वेस्ट लाइफ के रेवेन्यू को बीट कर दिया है। मार्जिन्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट इतना नहीं जितना मार्केट कैप में डिफरेंस है। अगर आप देखें तो आगे जाके वेस्ट लाइफ ने कहा है 2027 में वो 4000 से 4500 करोड़ रेवेन्यू और 18 से 20% मार्जिन्स करेंगे और करीब 600 रेस्टोरेंट्स उनके टोटल होंगे हाई सिंगल डिजिट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के साथ। बर्गर किंग ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि वो 800 रेस्टोरेंट रखेंगे अगले 3 या 4 साल में, और एट द सेम टाइम उनका भी जो ग्रॉस मार्जिन है वो काफ़ी बढ़ेगा हर साल 50 से 70 बेसिस पॉइंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कितना दाम है दोनों कंपनी के शेयर प्राइसेस का। अगर आप मार्केट कैप देखें तो सिमिलर रेवेन्यू पे वेस्ट लाइफ का जो मार्केट कैप है बर्गर किंग से करीब दुगुना है। 11,100 करोड़ वेस्ट लाइफ फूड का मार्केट कैप, रेस्टोरेंट ब्रांड का 5,000 करोड़। वैल्यूएशंस में भी रेस्टोरेंट ब्रांड्स 12 टाइम पे है और वेस्ट लाइफ फूड जो है वो 16 टाइम पे है। तो वैल्यूएशन डिफरेंशियल दोनों में काफ़ी है। ग्रोथ दोनों की सिमिलर, इनफैक्ट थोड़ा बेटर है। आगे जाके सबसे बड़ा रिस्क इनके लिए यही है कि ग्रोथ अनुमान से कम बढ़े, या कंपटीशन की वजह से हो, या प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से हो, या अंडरलाइंग हेल्दी ट्रेंड की वजह से हो। किसी भी वजह से अगर ग्रोथ नहीं होगी तो वो सबसे बड़ा रिस्क होगा उनके। CCI को क्विक कॉमर्स में प्रेडेटरी प्राइसिंग की शिकायत मिली है और NFRA जिंसोल मामले की जांच कर रहा है। इन मुद्दों पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट अथॉरिटी की चेयरपर्सन रवनीत कौर से बात की आलोक प्रियदर्शी ने। ये फैसला हुआ है कि जब भी अब ऑर्डर होगा कमीशन का जिसमें पेनल्टी रिकवरी का इम्पोजिशन होगा, उसी समय साथ साथ रिकवरी नोटिस भी जारी किया जाएगा। तो ये सिस्टम जो है ये बहुत सारी अदर डिपार्टमेंट्स भी सरकार की और एजेंसीज फॉलो करती हैं, उसी को अब अडॉप्ट किया गया है कमीशन से। मैम, क्विक कॉमर्स के बारे में अभी तक ऐसी बात चल रही थी, क्विक कॉमर्स पे भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। क्विक कॉमर्स को लेकर क्या CCI सोच रहा है, किस तरह से?
क्विक कॉमर्स के केस में एक इन्फॉर्मेशन आई है कमीशन के पास और कमीशन उसको देख रही है। उसमें जिस इन्फॉर्मेंट की ओर से कमीशन आया है उनका इन्फॉर्मेशन, उसके ऊपर एविडेंस जो है उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ मंगवाया गया है। जी। और जेनसोल की बात करें तो जेनसोल में भी सीसीआई की तरफ से जांच की जा रही थी। सीसीआई की ओर से जेनसोल पे जांच नहीं हो रही है, ये नफरा की साइड पे है। जी, तो उस नफरा की तरफ में सेबी ने हमें रेफरेंस भेजा है एनएफआरए को, तो उस पे जो है आगे प्रिलिमिनरी उसका एग्जामिनेशन हो रहा है। और एक आखिरी सवाल कि हाल में ही जो आपने एड एजेंसीज पर कई सारे छापे रेड किए थे सीसीआई में, उसमें उसका क्या स्टेटस है? उसके पीछे रीजन क्या था, क्या उसके पीछे वजह थी और उसमें अभी तक स्टेटस क्या है? उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सो डीजी सीसीआई को भेजा गया था केस और उन्होंने कुछ सर्च सीजर किए हैं, तो अब इन्वेस्टिगेशन में वो उसको फर्दर जो है अपना करके उसका फोरेंसिक चेकिंग वो अपने आप रिपोर्ट पुटअप करेंगे। बीजेपी नेता अमित मालवीय एक के बाद एक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं। उन्होंने एक आपत्तिजनक फोटो शेयर करने के बाद राहुल गांधी को नए दौर का मीर जाफर बताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा है कि राहुल गांधी नए दौर के मीर जाफर हैं। इससे पहले अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर एक आपत्तिजनक पोस्ट की और राहुल गांधी की तस्वीर को पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिफ मुनीर की तस्वीर के साथ मर्ज करके एक फोटो पोस्ट की। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि राहुल गांधी पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं और भारत की जीत को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जिक्र के साथ अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वो प्रधानमंत्री को बधाई देने की बजाय भारत की सैन्य कामयाबी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मालवीय ने पूछा कि राहुल गांधी ने कभी ये क्यों नहीं पूछा कि पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट तबाह हुए हैं। अमित मालवीय के पोस्ट पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। जो बिना बुलाए मियां नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खाने गए और फिर पठानकोट एयरबेस पर आईएसआई को बुलाया जांच करवाने और फिर आईएसआई को क्लीन चिट भी दी। जयशंकर भी हैं इस लाइन में, जिन्होंने एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन पाकिस्तान को सूचित कर दिया कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद ब्रिजलाल ने राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी तो हमेशा पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। ये जो अभी हुआ है स्ट्राइक, इसमें खाली पाकिस्तान की हार नहीं हुई, चीन की हुई है। उनका HQ-9 जो उनका डिफेंस सिस्टम था वो कुछ नहीं कर पाया। इनके JF-17 बर्बाद हो गए। अब राहुल कहते हैं हमने कितना विमान खोया। अरे भाई, अगर विमान खोया होता पाकिस्तान दिखा नहीं रहा होता ये विमान को खोया, और साथ ही साथ सपोज हमारे गिरा होता तो सैटेलाइट सिस्टम है चाइना के भी, हम तो पूरे दुनिया को दिखा रहे हैं हमने क्या क्या किया। तो राहुल गांधी का चीन प्रेम जग जाहिर है और वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए, ये गैर जिम्मेदाराना है। और जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को लेकर बड़ी खबर आई है। ज्योति मल्होत्रा की डायरी भी जांच एजेंसियों के हाथ लगी है। इसके अलावा जांच एजेंसी NIA को ज्योति का बांग्लादेश का वीजा एप्लीकेशन फॉर्म मिला है। सूत्रों की जानकारी मिली है कि वो बांग्लादेश जाने वाली थी और किसी अहम बैठक में उसे हिस्सा लेना था। खुफिया और जांच एजेंसियों ने ज्योति से 100 से ज़्यादा अहम सवाल पूछे हैं। जासूस ज्योति से उसकी विदेश यात्राओं, पाकिस्तानी दोस्तों और पाकिस्तान में बैठे उसके हैंडलर्स को लेकर सवाल जवाब किए गए। जांच एजेंसियों ने ज्योति से भी ये भी पूछा कि उसने अब तक पाकिस्तान को कौन कौन से फ़ोटो और जानकारी मुहैया कराई है। वहीं ज्योति की डायरी का एक और पन्ना सामने आया है। डायरी के पन्ने में ज्योति ने सविता का जिक्र किया है और लिखा कि घर का ख्याल रखना, मैं जल्दी ही आऊँगी। कुछ दवाइयों का भी जिक्र है और आखिर में लव यू लिखा है। फिलहाल पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा की मोबाइल और लैपटॉप को जब्त कर लिया है। सबकी फॉरेंसिक जांच हो रही है। इधर पंजाब के मलेरकोटला से गिरफ्तार गजाला यामीन मोहम्मद इन दोनों से पूछताछ में भी बड़ा खुलासा हुआ है। IC एजेंट दानिश अब तक पकड़े गए सभी जासूसों का मास्टरमाइंड निकलकर सामने आया है। इसके कहने पर ही यामीन मोहम्मद ने गजाला को
जासूसी के लिए तैयार किया। गजाला और यामीन के मोबाइल से बहुत ही सेंसिटिव जानकारी पुलिस के हाथ लगी है। यामीन के जरिए ही गजाला को आईएसआई एजेंट दानिश पैसा भेजा करता था। पाकिस्तान हाई कमीशन में काम कर रहा दानिश जासूसी के साथ साथ घूसखोरी भी करता था। वीज़ा क्लियर करवाने के लिए वो पैसे लिया करता था। पाकिस्तान का डर्टी गेम भारत में जारी है। अब यूट्यूबर और ब्लॉगर को वो जासूसी का हथियार बना रहा है। तो आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। जासूसों पर वार कितने किरदार, 7:57 पर। कोरोना को लेकर देश में फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सिंगापुर और हांगकांग में हाल में कोरोना के मामलों में अचानक बढ़ोतरी के बाद भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। देश के 11 राज्यों में कोरोना के मामले सामने आए हैं। फिलहाल देश में एक्टिव मामलों की संख्या 257 है। कल स्वास्थ्य मंत्रालय की कोरोना को लेकर हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक कोरोना को लेकर फिलहाल देश में कोई चिंता की बात नहीं है। कोरोना का नया वेरिएंट भारत में नहीं पाया गया है और सभी केस माइल्ड है और इनमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और यहां रुकते हैं कि छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं। खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 103 रीडेवलप्ड स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इसमें बीकानेर, नासिक, हुबली, भोपाल, वडाला और माटुंगा जैसे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों पर यात्रियों के लिए हाईटेक सुविधाएं, बेहतर वेटिंग एरिया, एस्केलेटर, लिफ्ट और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि 22 मई को बीकानेर से पीएम करीब 23,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। देश भर के 1300 से अधिक स्टेशनों का विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा है, जिसमें हमारी कोशिश है कि स्टेशनों का विकास एक सिटी सेंटर के रूप में किया जाए और वहां पर विश्व स्तरीय सुविधाएं मौजूद रहे। इसी श्रृंखला में 103 से अधिक स्टेशन बनकर के तैयार हो गए हैं और इन स्टेशनों का उद्घाटन इस महीने की 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किया जाना सुनिश्चित हुआ है और उसी की तैयारी रेलवे कर रही है। जो स्टेशन विकसित हुए हैं वह शहर विशेष की जो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक पृष्ठभूमि है और जो वहां की ऐतिहासिकता है उसको समेटे हुए है। स्टेशनों का विकास हम लोगों ने इस रूप में किया है कि शहर के लोग या जो भी वहां पर पहली बार आए वह सीधे शहर की संस्कृति से, वहां की आबोहवा से, वहां की विरासत जो है उससे संवाद स्थापित कर सके और इसीलिए हर स्टेशन की जो वास्तुकला है वह अलग रखी गई है और उसका जो थीम है वह अलग अलग रखा गया है। भारत ने बांग्लादेश से सड़क के रास्ते आ रहे कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा, बता रहे हैं केतन जोशी। साउथ एशिया ट्रेड एग्रीमेंट के कारण बांग्लादेश भारत में जीरो ड्यूटी पर तैयार कपड़े और टेक्सटाइल संबंधित मटेरियल भेजता है, जो सालाना 7,000 करोड़ रुपए के आसपास होता है। ये कपड़ा असम, मिजोरम या त्रिपुरा होकर सड़क मार्ग से आता था, लेकिन सड़क मार्ग पर प्रतिबंध के बाद अब बांग्लादेश को कोलकाता या नावा शेवा बंदरगाह से एंट्री लेनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम से कम 20% बढ़ जाएगा और इसका सीधा फायदा इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर को होगा। अभी सरकार ने जो नया नियम बनाया है तो बाई रोड तो इनका कोई कपड़ा आने वाला नहीं है या गारमेंट आने वाला नहीं है। अब ये थ्रू शिप के माध्यम से वो लोग डिस्पैच करेंगे तो इनको भी ओवरहेड्स भी लगेगा और इन बिटवीन अपने व्यापारियों को करोड़ों का फायदा भी होगा इससे, ये कदम से। साथ साथ में गारमेंट इंडस्ट्री अपने यहाँ नई चालू हो जाएगी तो गारमेंट इंडस्ट्री को सरकार बूस्ट करे और उसके अंदर हाईएस्ट रोजगारी जो है, जैसे इंडोनेशिया, बांग्लादेश में मिलती है, वैसे भारत के अंदर ये कदम लेने से गारमेंटिंग का उद्योग बढ़ेगा और रोजगारी बढ़ेगी। बांग्लादेश के जरिए चीन भी अपना टेक्सटाइल और अपैरल भारत में डंप करता है। ऐसा करके चीन 20% ड्यूटी बचा लेता है। इस पर भी रोक लगेगी। मैं तो अभी उसमें अपॉर्चुनिटी देखता हूं क्योंकि गारमेंट वैसे भी बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वहाँ गारमेंट इंडस्ट्री का जो ऑर्डर्स है वो वहाँ से सब रुक गए हैं।
तो इंडिया को मतलब स्पेशली अहमदाबाद को वो अपॉर्चुनिटी है कि भी वहाँ इधर से गारमेंट मैक्सिमम फॉरेन जावे, यूरोप जावे। चीन और बांग्लादेश न सिर्फ कंपटीशन दे रहे थे बल्कि घरेलू इंडस्ट्री और रोजगार को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। सरकार के इस कदम से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफी फायदा होगा। ऐसे में अगर निर्यात पर सरकार थोड़ी सी छूट देती है तो मेड इन इंडिया अपैरल पूरे दुनिया में छा सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और पंजाब में अटारी वाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी फिर से शुरू हो गई है। ये समारोह 7 मई को बंद कर दिया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सेरेमनी बंद कर दी गई थी। ये रास्ता भी बंद है, लेकिन अब भारत ने जो 6-7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक जो की थी उसके बाद ये फैसला लिया था। आज हुई रिट्रीट सेरेमनी पहले जैसी नहीं है। बीएसएफ के जवानों ने ना तो पाकिस्तानी रेंजर्स से हाथ मिलाया और ना ही सीमा पर गेट खोला गया। मतलब गेट बंद करने का एक्शन जो भारत सरकार ने लिया था वो अपनी जगह कायम है, लेकिन अपने बॉर्डर के अपने साइड में जो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती थी उससे आज से फिर से शुरू कर दिया गया है, जिस पर रोक लगाई गई।